नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक मौका। आज मेरी शादी की 30वीं सालगिरह थी। मेरा बेटा अतुल भी बेंगलुरु से इसे सेलिब्रेट करने आया। उसे बेंगलुरु में नौकरी करते हुए 2 साल हो गए। उसकी शादी नहीं हुई थी। हम पति पत्नी की राय थी कि कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो उसकी शादी कर देंगे। पिछले साल अतुल से 2 साल छोटी बेटी सलोनी की शादी की थी। हमारा सोचना है कि शादी ब्याह सही समय पर कर देना चाहिए। सलोनी एमएससी कर रही थी, तभी एक अच्छा रिश्ता आया। सलोनी तब शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपना करियर बनाना चाहती थी। मैंने समझाया, अगले साल तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। नौकरी करनी है तो कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना। थोड़े ना नुकुर के बाद वह तैयार हो गई। आज वह एक नामी ग्रामी स्कूल में अध्यापन का काम कर रही है और अपने काम से खुश है। इस समारोह में मैंने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। आयोजन खत्म होने के बाद मेरी एक चचेरी ननद ने एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़की बेंगलुरु में नौकरी करती है। उसने कानपुर से बीटेक किया है। वह बोली, सुनकर अच्छा लगा। अतुल भी वहीं सेटल था। दोनों साथ काम करेंगे तो घर गृहस्थी का आर्थिक बोझ आसानी से उठा सकेंगे। ननद ने लड़की की फोटो मोबाइल के जरिए दिखाई। लड़की सुंदर थी। समारोह से फ्री होने के बाद मैंने मौका देखकर एक दिन अपनी चचेरी ननद से संपर्क किया। लड़की की माँ ही सब कुछ है। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। पिता को हुआ क्या था? मैंने सवाल किया। अरे वह नहीं जो आप समझ रही हैं। उसकी माँ तलाकशुदा है। सुनकर मुझे मायूसी हुई। उससे उबरी तो पूछा, आप लड़की की माँ को कब से जानती हैं? उससे आपका रिश्ता क्या है? लड़की की माँ मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छी जान पहचान है। काफ़ी मिलनसार महिला है। यही एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। बाकी सब तो ठीक था, पर मुझे उसकी माँ का तलाकशुदा होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने मन की बात ननद से कही। भाभी, जमाना बदल रहा है। नहीं निभा होगा तो हो गई अलग। रोज रोज घुटका जीने से अच्छा है अलग हो जाए। ननद ने जमीनी हकीकत से अवगत कराया। तो भी क्या ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैंने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसके पास समय है? वैसे आप अपनी तसल्ली के लिए लड़की की माँ से हर तरीके से बात कर लें। जब संतुष्ट हो तब रिश्ते के बारे में सोचिए। सिर्फ तलाक की वजह से रिश्ता ठुकराना मेरी समझ में उचित नहीं है। ननद ने दो टूक कह अपनी बात समाप्त कर दी। एक तरफ लड़की की पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी का लोभ था, तो दूसरी तरफ उसके परिवार को लेकर मन में तरह तरह की दुविधा। मैंने अपने पति राज से इसका जिक्र किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचती हो वैसा हो। तलाक लेने का मतलब यह नहीं कि उस महिला का चरित्र संदिग्ध हो। तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनकी नज़रों में औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं। शराब पीना, पर स्त्री संबंध, मारना पीटना, ऐसी तमाम हरकतें हैं जो अपनी बीवी के साथ करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। वहीं कुछ के लिए तलाक ही सही विकल्प होता है। राज ने गलत नहीं कहा। मैंने एक दिन लड़की की माँ को बुलाया। बातचीत से मुझे वह सुलझी हुई लगी। ना जाने क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। हो सकता हो लखनऊ में ही कहीं देखा हो। उन्होंने अपना नाम दीपा बताया। उसके पति के बारे में जानना चाहा तो कहने लगी, वे एक बिजनेसमैन हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझूंगी। वे रहते कहाँ हैं? आपका मायका कहाँ है? मैंने फिर भी पूछ ही लिया। जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे एक्स पति भी वहीं रहते हैं।
अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यह वही महिला है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। फिर भी तसल्ली के लिए सब कुछ उसी से पूछना मुनासिब होगा, पर क्या अभी उचित होगा? मुझे लगा नहीं। जब तक शादी के लिए सबकी राय एक नहीं बनती तब तक दीपा के अतीत को कुरेदना उचित नहीं होगा। मैंने दूसरी बात छेड़ी, क्या वे अपनी बेटी से मिलने आते हैं? मेरे इस सवाल पर वह किंचित भरे मन से बोली, नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी से लगाव नहीं? चाय पीने के बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रही शादी की बात तो मैं इसके बारे में अपने पति और बेटे से बात करूंगी। बिना उनकी रजामंदी के मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहूंगी। वह खुश हो गई। उसके जाने के बाद मैं 32 साल पुरानी एक घटना पर गौर करने लगी जो मेरे सामने फिर से सजीव हो उठी। बात उन दिनों की थी जब मैं बनारस के एक मोहल्ले में बतौर किराएदार रहती थी। मेरी उम्र यही कोई 22 साल की होगी। मेरे हिसाब से दीपा भी इसी के आसपास थी। तब मैं कुंवारी थी और मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। एक रोज मैं अपने मकान के एक ओर लगे नल से पानी भर रही थी। तभी एक सुंदर सी महिला तेजी से निकलकर आंगन में आई। वह हड़बड़ाई हुई थी और उसने छत की सीढ़ियों का रास्ता पूछा। मैंने एक नज़र उस पर डाली, फिर सीढ़ी की ओर इशारा किया। वह लगभग भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, फिर लापता हो गई। बाद में पता चला कि वह साथ वाले दूसरे मकान की छत पर उतरी, फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियों के माध्यम से पिछवाड़े से निकलकर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी। जिन किराएदारों ने यह नज़ारा देखा उनके लिए यह जिज्ञासा का विषय बन गया। मैं भी उसके बारे में जानने को उत्सुक थी। कौन है, कहाँ से आई, भागने की वजह क्या थी? दरअसल हम जिस मकान में रहते थे वह काफ़ी बड़ा था। मकान के बीच में आंगन था। आंगन सभी किराएदारों के बीच का साझा रास्ता था जिससे होकर हम सब बाहर या छत पर जाते थे। सबके घर का बरामदा आंगन में ही खुलता था, सिर्फ उस मकान को छोड़कर जिसका सिर्फ एक दरवाज़ा आंगन से जुड़ा था, जिससे निकलकर वह महिला आंगन में आई। उस कमरे में रहने वाले एकमात्र किराएदार से हम सबका कोई संबंध नहीं था। वह मकान के सामने वाले हिस्से में आता जाता था, वहीं दूसरे किराएदार पीछे के रास्ते से। मकान के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। मेरी माँ बाहर निकलकर मकान के सामने वाले मेन हिस्से की ओर गई। वहाँ मोहल्ले के काफ़ी लोग जमा थे। मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग मकान मालिक को गालियाँ दे रहे थे। वे मकान में रहने वाले किराएदार को बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। लोगों से पता चला कि एक आदमी भी उनके साथ खड़ा था जो उस भागने वाली महिला का पति था। माँ आधे घंटे बाद आई, तब सारे वाक़ये से हम सबको परिचित कराया। कहने लगी, भागने वाली महिला का प्रेमी था यह किराएदार। वह महिला अपने प्रेमी से मिलने आई थी। इस बीच उसके पति को खबर लगी तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। अब मेरी समझ में सारा माजरा आया। वह महिला वाकई सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रही। उसके बाद बात आई गई हो गई। साल भर बाद मेरी शादी हो गई और मैंने उस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया। तो क्या यह वही महिला है? समय के साथ चेहरे पर बदलाव आ जाता है, इसलिए यह कहना कि दीपा ही वही महिला है थोड़ी जल्दबाजी होगी। तब कैसे पता चले कि दीपा वही महिला नहीं है? अगर दीपा वही महिला साबित हो गई तब तो शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। इस बीच अतुल ने खबर दी कि वह उस लड़की से मिला है। उसका नाम नम्रता है। बातचीत से ठीक ठाक लगी। उसे जब मैंने बतलाया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को जानती है तो वह खुश हो गई। हम दोनों ने ऑफिस से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी भी पी। नम्रता बहुत सुंदर लड़की है।
सुंदर शब्द ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अतुल ने नम्रता से शादी की जिद की, तब क्या करूंगी? तलाक तक तो ठीक था, पर जब बात चरित्र पर आएगी तब क्या होगा? मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों इस मामले में जल्दबाजी दिखाई। ना अतुल को लड़की की फोटो और पता बतलाती, ना ही वह कदम आगे बढ़ाता। मैंने राज से कहा तो वे बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतुल ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम लड़की की मां को बुलाकर चाहो तो अपनी शंका का समाधान कर सकती हो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनुचित हो। माँ का अच्छा करियर है, बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, यह सब अच्छे संस्कारों से ही संभव है। मुझे राज की बात जची। मौका देखकर दीपा को दोबारा बुलवाया। क्या मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में जान सकती हूँ? पहले तो वह थोड़ा हिचकी, फिर तैयार हो गई। मेरे मन में आपको लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसका समाधान हो जाए तो इस रिश्ते के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जी पूछिए। मैं भी चाहूंगी कि कहीं कोई कसर ना रह जाए जिसके लिए हम दोनों को पछताना पड़े। मैंने उस घटना का जिक्र किया। कुछ क्षण के लिए वह कहीं खो गई। जब उभरी तो उसकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। एक स्त्री होने के नाते मैं भी भावुक हो गई। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा अतीत भी दफन हो चुका होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आपके रूप में फिर से जिंदा हो गया। यह सच है कि मैं वही अभागिनी स्त्री हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं। वह मेरा प्रेमी था, पर यह सच नहीं था कि मैं शादी के बाद भी उससे मिलती थी। उस दिन उससे मिलने की सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास हमारे साथ बिताए कुछ पलों की तस्वीरें थी, जिन्हें मैंने लेने का प्रयास किया। पता नहीं कैसे मेरे पति ने मुझे रिक्शे से अकेले जाते हुए देख लिया। उन्होंने मेरा पीछा किया और वे वहां तक आ पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वह आपको तो पता ही है। उसने कहना जारी रखा। शादी के 2 साल किसी तरह गुजारे। नम्रता उन्हीं की बेटी थी, मगर उन्होंने कभी भी उसे नहीं स्वीकारा। वे बार बार यही कहते कि यह मेरी बेटी नहीं है। जब उनकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया तो एक दिन परेशान होकर मैंने कहा, क्या स्त्री का प्रेम करना गुनाह है? शादी के पहले आपने भी किया होगा। आपका प्रेम क्षम्य, वहीं मेरा प्रेम व्यभिचार, सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्त्री हूं। तुम्हारी वजह से आज भी मैं सामाजिक रुसवाइयों से मुक्त नहीं हो पाया। कोई बात छुपती नहीं, सबको पता चल चुका है कि तुम शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलती रहीं। मेरे पति बोले, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप खुले दिमाग के होते तो क्या जरूरत थी मुझे उससे फोटो लेने की? साथ फोटो खिंचवा लेना एक आम बात है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है तो साथ में फोटो खिंचवा लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। मगर नहीं, मन में आपको लेकर एक भय था, इसलिए उसके पास गई थी। आपने तो सोचा कि मैं उसके पास प्रेमालाप करने जा रही हूँ। कौन देख रहा है कि अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चाहकर भी उस पल को भुला नहीं पाता। इसका इलाज क्या है? तलाक। यही उनका निर्णय था। मैंने भी इसे बेहतर फैसला समझा। तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। सोचा एक लड़की है, उसे ही अपने जीवन का मकसद बनाऊंगी। उसे अच्छी परवरिश दूंगी, शिक्षा दूंगी। कल को आपकी बेटी भी आपके पद चिन्हों पर चले तब? मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना था? प्रेम किया जो किन्हीं कारणों से शादी में तब्दील ना हो सका। इसमें बुरा क्या है? जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे विवाह भी हो। मेरी गलती यह थी कि अपने प्रेमी से संपर्क करके उससे अपना अतीत मांगा, जो मेरे पति के शक का कारण बना। इसमें मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, बल्कि
मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। ना जाती उसके पास, जो होता देखा जाता। कल यदि मेरे पति को मेरे प्रेमी से पता चलता कि मैं उससे प्रेम करती थी, तो मैं निडर होकर कहती, हाँ करती थी। और हाँ, आप यह मत समझिएगा कि मेरी बेटी नहीं जानती है। मैंने उसे सब बता दिया है, जमाने की ऊंच नीच भी समझा दी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। उसमें मुझे लेकर कोई हीन भावना नहीं है। दीपा की बातों से लगा कि वह बेकसूर स्त्री थी। वह उठकर जाने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद उसके चेहरे पर कहीं भी अपराध बोध के शिकन नहीं थे। यह मुझे अच्छा लगा। 1 महीना गुजर गया। मैंने इस शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन अतुल का फोन आया। माँ, मुझे नम्रता पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर जब रात को राज ऑफिस से आए तो अतुल की पसंद के बारे में जिक्र किया। दिक्कत क्या है? लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त है, अच्छी नौकरी में है। मुझे तो उसमें कुछ खराबी नजर नहीं आ रही। मैं उसकी माँ का अतीत पचा नहीं पा रही थी। अतीत के बारे में सोचकर क्या हासिल हो जाएगा? जीना तो हमें वर्तमान में है। वर्तमान यही कहता है कि उस लड़की में कोई खराबी नहीं है। अगर उसकी माँ चरित्रहीन होती तो दूसरी शादी रचाकर ऐश करती, मगर नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। राज का तर्क न्याय संगत था। इसका मतलब आपको यह शादी पसंद है। ज्यादा खोजबीन का जमाना गया। आज के बच्चे अपने आर्थिक भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अतुल ने उसकी शक्ल नहीं बल्कि अपना आर्थिक भविष्य देखा होगा। आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ऐसा ही लड़की ने भी सोचा होगा। ऐसे बच्चों के आगे हम कहाँ टिकते हैं? कल को बेटे बहू को लगेगा कि हम बेकार हैं, तब क्या होगा? यह तुम क्या सोचने लगी? मैं गलत नहीं सोच रही। आप ही तो कह रहे हैं कि आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ना भावना रहेगी, ना वे हमें पूछेंगे। कहकर मैं निराशा में डूब गई। उसकी चिंता मत करो, कल की कौन जानता है। और हाँ, दीपा के अतीत का जिक्र कभी भी अतुल के सामने मत करना। मैंने भी मन बना लिया कि ऐसा ही होगा। राज ने कुछ सोचकर ऐसा कहा होगा। बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। दीपा को फोन करके बुलाया। वह भागी भागी आई। जैसे ही मैंने शादी की रजामंदी की खबर दी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरा हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, आपने मेरी बेटी का हाथ थामकर मुझे एक बड़ी चिंता से उबार दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी नम्रता यहाँ सुखी रहेगी। मैंने दीपा को गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।